नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत के अंदर कुछ विदेशी नागरिक कुछ बड़ी कॉन्स्पिरेसी के अंदर संभवतया लीन पाए गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनआईए कोर्ट के द्वारा 7 विदेशी नागरिक, जिसमें 6 यूक्रेनी हैं और 1 अमेरिकन है, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जिन धाराओं में इनको लिया गया है उनमें अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसे आप यूएपीए कहते हैं, उन धाराओं का जिक्र है। 7 विदेशी में 6 यूक्रेनियन और 1 अमेरिकी। सुनते ही कुछ तो अब नॉर्मल लगता है। यूक्रेन जो खुद इस समय युद्ध के अंदर है, और अमेरिका जो कि पहले ही भारत को चाइना जैसा नहीं रहने देगा या चाइना की तरह हमारे उस खुद के लिए नहीं बनने देगा, जैसी बयानों से पहले ही माहौल को गरमा चुका है। ऐसे में क्या भारत के अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी है जो विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी भी उन धाराओं के तहत जो आतंकी गतिविधियों के अंदर लीन पाए जाने वाले लोगों पर संभवतया की जाती हैं। तो ऐसे में हिरासत में भेजे गए इन लोगों के बारे में आज पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। 7 फॉरेनर्स का अरेस्ट होना, और वो भी देश की नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट इज एनआईए द्वारा यूएपीए के तहत, ये एक बड़ी सुर्खी बनती है। और इस सुर्खी में सबसे बड़ा ध्यान बनता है इस व्यक्ति के ऊपर जो कि एक अमेरिकी नागरिक है और भारत में गिरफ्तार हुआ है। और यह व्यक्ति भारत से पहले भी दुनिया के कई उन देशों में जहां जहां पर सत्ता का अमेरिका के साथ विरोध रहा है, वहां वहां देखा गया है। यह व्यक्ति दुनिया के उन देशों में पाया गया है जो सत्ताएं अमेरिका नहीं चाहता था उन्हें हटाने के। अमेरिकी और सीआईए यानी कि जो अमेरिका की खुफिया एजेंसीज हैं, उनके प्रयास जिन जिन देशों में चलते थे, उन देशों में इसे देखा गया है। खुद को मूलतः पत्रकार, एक्टिविस्ट बताने वाला यह व्यक्ति सेना में भी उन देशों के अंदर, जो जिन देशों की सत्ता अमेरिका हटाना चाहता था, उन देशों के अंदर रिबेलियन ग्रुप में भी यह व्यक्ति शामिल होकर उन सत्ताओं के खिलाफ शामिल हो चुका है। चाहे वेनेजुएला हो, चाहे लीबिया हो, यह व्यक्ति ऐसी जगहों पर जाकर के ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है जो सरकारों को पलटने के लिए की जाती थी। ऐसे में इसका भारत में देखा जाना, भारत में गिरफ्तार होना एक बड़ी सुर्खी बनता है। इस व्यक्ति का नाम मैथ्यू वैन डाइक है। हेडलाइन इस समय पूरे टाइम इस बात की चल रही है। चर्चा इस तरह से भी है कि अमेरिकी नागरिक भारत में है और भारत में होकर के उन गतिविधियों में लीन पाया गया है जो देश विरोधी हैं। देश विरोधी गतिविधियों में यह व्यक्ति भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होते हुए म्यांमार पहुंचता है। वहां पर देश विरोधी तत्वों को मिलकर के यूरोप से बने हुए ड्रोन पकड़ाता है, हथियारों की ट्रेनिंग देता है। यह दर्शाता है कि पूर्वोत्तर, जैसे लेकर के आप और हम पहले भी काफी ज्यादा चिंतित और चर्चित रह चुके हैं, अब वापस से चिंता का विषय बन रहा है कि क्या विदेशी ताकतें वाकई में पूर्वोत्तर को भारत के साथ अलग करने की नीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि इस विषय पर और गंभीरता से चिंता की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए आपको इस मैप के माध्यम से कुछ बातें समझाते हैं। 7 नागरिकों की गिरफ्तारी जो हुई है वो दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता एयरपोर्ट से हुई है। ये यूक्रेनियन और 1 अमेरिकी दोनों साथ में ही काम कर रहे थे या अलग अलग, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो भी जानकारी हम आपके सामने साझा कर रहे हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबरों के आधार पर है। सोर्सेस के हवाले से उन्होंने लिया, हमने उनके हवाले से आप तक बातें पहुंचाई। साथियों, खबरों में चर्चा यह है कि भारत का जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसके माध्यम से पूर्वोत्तर भारत शेष भारत से कनेक्टेड है, इस पूर्वोत्तर भारत में ये व्यक्ति गुवाहाटी उतर करके, ये जितने भी लोग हैं, ये गुवाहाटी, कोलकाता, दिल्ली ट्रांजिट के बीच में यहां से उतर करके मिजोरम जाते हैं और मिजोरम से म्यांमार एंट्री करते हैं। तो आसाम में गुवाहाटी, वहां से निकलकर मिजोरम और मिजोरम से म्यांमार। यहां पर कई भारत विरोधी, आपको मालूम है कि म्यांमार में जुंता सरकार है, मिलिट्री सरकार है, यहां पर लोकतंत्र नहीं है। और ऐसे में जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लगे हुए क्षेत्र हैं म्यांमार के, वहां पर म्यांमार की सरकार से छिप छिपा करके रहने वाले लोग भी रह रहे हैं जो सरकार के विरोध में रहना चाहते हैं, और भारत के अंदर भी जो गैर कानूनी गतिविधि करना चाहते हैं, ड्रग्स का डील करना चाहते हैं, भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। कुछ लोकल इंसर्जेंट ग्रुप जो इस क्षेत्र के हैं, वो भी म्यांमार में शरण पाए रहते हैं। ऐसे में ये काफी सेंसिटिव जगह रही है। काफी बार आप लोगों ने सुना भी है कि भारत ने घुसकर इन क्षेत्रों में सर्जिकल स्ट्राइक की है भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ। ऐसे में यह व्यक्ति यहां पाया जाता है। देखने वाली बात यह है कि मिजोरम के उत्तर में मणिपुर बहुत ही संवेदनशील हो जाता है यदि यहां पर ऐसी गतिविधियां हैं। मणिपुर काफी समय से देश के अंदर और विदेश में भी चर्चा का विषय रहा, जब यहां पर
मैतेई और कुकी के बीच का जो विद्रोह है वो देश का केंद्र बिंदु रहा हो, चर्चा का केंद्र बिंदु रहा हो। ऐसे में विदेशी ताकतों का यहां इंटरेस्ट लेना, और दूसरी बड़ी बात, मिजोरम कनेक्टेड है बांग्लादेश से भी। ऐसे में बांग्लादेश, जो कि पहले ही कई बार पूर्वोत्तर का द्वार खुद को बता चुका है, ग्रेटर बांग्लादेश के सपने देखता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए चाइना के साथ मिलकर एक थ्रेट पैदा करता है। ऐसे में यह जगह काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन जाती है। और विशेष रूप से तब जब मोहम्मद यूनुस जब यहां पर थे अफगानिस्तान बांग्लादेश के अंदर, तो उन्होंने जिस तरह भारत विरोधी बयान दिए थे, जिस तरह की हरकतें की थी, उससे यह चिंता और बढ़ जाती है। साथियों, आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपका 1 मिनट हम केवल चर्चा के लिए लेंगे, और वो ये है साथियों, आपको हमारा चैनल जिस तरह विजिबल होता है, वहां पर एक ऑप्शन दिखाई देता है सब्सक्राइब का। आपके मोबाइल पर, आपके टीवी पर, जहां भी आप हमें देख रहे हैं, उसे दबा दीजिए। इसको इसलिए हम कहना चाहते हैं क्योंकि आप में से 43% ऐसे हमारे रेगुलर लिसनर हैं जो हमें सुन तो रहे हैं, लेकिन वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम आपसे कोई भी शुल्क नहीं वसूलते, लेकिन आपका साथ जरूर चाहते हैं कि अगर आप हमें सुनते हैं तो कम से कम साथ आकर तो खड़े होइए, ये तो दिखाइए कि हाँ, हम आपके सुनने वाले रेगुलर हैं। भैया, बात ऐसी है कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, काम करने का मोटिवेशन बढ़ता है। डिटेल में खबर कुछ इस प्रकार से है कि 7 विदेशी नागरिकों में 6 यूक्रेनियन और 1 अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। उनके नाम, आप इनके नाम से खैर क्या ही मतलब रख लेंगे, ये यूक्रेनियन है, यूक्रेनियन जैसे नाम है, लेकिन इनमें से जो अमेरिकी नागरिक है ना, उसके ऊपर सबका नजर है, जिसका नाम मैथ्यू एरान वैन डाइक है। वैन डाइक को इस समय पूरी चर्चा का विषय माना गया। वैन डाइक के ऊपर विकिपीडिया पेज तक बना हुआ है। इन लोगों के ऊपर आतंकवादी साजिश धारा 18 और बीएनएस के धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। ये इनकी एक चार्जशीट है जो पब्लिक हो रही है। चर्चा में ये कब आए, जब एनआईए कोर्ट ने गिरफ्तार, इनको एनआईए ने पिछले हफ्ते ही गिरफ्तार कर लिया था। अभय दिल्ली के अंदर जो एनआईए कोर्ट है, वहां इनको प्रोड्यूस किया गया, तो मीडिया को यह जानकारी लगी। तस्वीरें 16 मार्च को इस तरह से बाहर निकल कर आई, जब एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस के अंदर इन्हें प्रोड्यूस किया गया, तब ये लोग दिखाई दिए। तब जाकर के ये हेडलाइन बाहर निकल कर आई कि इस तरह से 7 विदेशी नागरिक भारत में कॉन्स्पिरेसी के जुर्म के अंदर गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे जो बड़ी गिरफ्तारी का कारण है वो ये है कि हमारे इन पूर्वोत्तर राज्यों में कोई भी विदेशी नागरिक बिना परमिशन के एंट्री नहीं कर सकता। पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर एंट्री के प्रावधान हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में प्रोटेक्टेड एरिया परमिट चलता है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट चलता है, परमिशन लेकर एंट्री करनी होती है। यदि आपको मिजोरम में एंट्री करनी है तो आपको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेकर के ही एंट्री कर सकते हो, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस के माध्यम से। ऐसे ही सिक्किम में अगर आपको जाना है तो रजिस्ट्रेक्टेड एरिया परमिट और प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेकर जाना होता है। कई जगह बहुत से जो विदेशी नागरिक हैं उनकी एंट्री प्रतिबंधित है। पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनको कंप्लीट बैन है। ऐसे में बहुत सी जगह पर जहां प्रतिबंधित है, वहां पर ये व्यक्ति एयरपोर्ट से उतरकर जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश जाते हैं, भारत के खिलाफ इंसर्जेंसी की साजिश रचने वाले लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें ड्रोन मंगाकर ड्रोन सप्लाई करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज एनआईए को पता चलती हैं। एनआईए इन्हीं के तहत इन्हें मुखबिरी के आधार पर गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करती है। फिलहाल इनके मिले हुए जो मोबाइल फोन हैं, उन्हें जो हमारी सर्ट इन एजेंसी है, जो कि इंटरनेट की दुनिया के अंदर सबके लिंक्स पता लगाती है, उसको डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए दिया गया है। यह खबर अमेरिका के अंदर भी चर्चा का विषय बनती है और दुनिया भर के अंदर बड़ी खबर बन जाती है। इस बड़ी खबर में यह व्यक्ति जो वाइडेन है, यह सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनता है। वाइडेन चर्चा का विषय क्यों बनता है? क्योंकि यह पहले ही काफी ज्यादा विवादित रह चुका है। ये बाल्टीमोरा मैरीलैंड में जन्मा है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से सिक्योरिटी स्टडीज के अंदर यह व्यक्ति मास्टर्स की पढ़ाई कर चुका है। इसका अधिकांश जीवन दुनिया भर के अंदर अलग अलग जगहों पर युद्ध के अंदर ही जाकर बिताया गया है। इसने 2011 में लीबिया के अंदर जो गद्दाफी के खिलाफ जंग हो रही थी, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। इसे युद्ध के दौरान पकड़ा गया था। वहां पर कुख्यात अबू सलीम जेल में 5 महीने से ज्यादा समय तक यह युद्ध बंदी के रूप में बिताया था। ये युद्ध के अंदर इसकी तस्वीरें हैं। सवाल बनता है कि ये कहां से पता चली? इसने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पर रिहा होने के बाद डाली थी। 2026 को इसने बाकायदा एनिवर्सरी मनाई, 15वीं एनिवर्सरी लीबियन रेवोल्यूशन की, और उसकी तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि देखिए, मैं कुछ इस तरह से था, मैं इस तरह से लीबिया के अंदर गया था। लीबिया में तानाशाह गद्दाफी का शासन था। ये उसको हटाने के लिए जो लोग सक्रिय थे उनकी सहायता कर रहा था। जो भी एक्सपीरियंसेस इसके होते हैं उन्हें ये लिखता है और उनको लिख करके डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ये फिल्म निर्माताओं को अपना कंटेंट देता है कि देखो, मैं फील करके आया हूं, वहां क्या है। तो एक तरह का ऑन ग्राउंड रिपोर्टर खुद को बताता है।
असल मायने में ये खुद की किताबों में लिखे अनुभव को फिल्मों में फिल्माता है और उन्हीं फिल्मों को फिर बेस्ट सेलर अवार्ड भी मिलते हैं, ऐसी भी जानकारी निकल कर आती है। जानकारी ये भी है कि ये एक सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम की संस्था चलाता है, जिसमें ये लीबिया के बाद सीरिया और इराक का रुख करके उन क्षेत्रों में जहां अमेरिका विरोधी या फिर ये तानाशाही जिसे कहता है, तानाशाही प्रकार की सरकारें चल रही होती हैं, वहां पर ये सत्ता के खिलाफ लोगों को प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है और उनको सुविधाएं मुहैया कराता है। और इसके लिए ये सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम की सोली नाम की संस्था चलाता है। इसकी जानकारी में मैथ्यू वैन डाइक कहता है कि ये पूरा कारनामा मैंने पूरी दुनिया में इस तरह की सरकारें जो दमनकारी हैं उनको हटाने के लिए खुद मैंने हथियार उठा लिए हैं। जहां जहां जरूरत होती है वहां मैं पहुंचता हूं, वहां लोगों को ट्रेनिंग देता हूं, वेपन देता हूं। इसके मिशन में वेनेजुएला का नाम भी शामिल हुआ था और ये कोइंसिडेंस है कि जहां जहां सीआईए कार्रवाई कर रही होती है वहां ये व्यक्ति देखा जाता है। इसीलिए बहुत बार वैन डाइक को सीआईए का एजेंट माना जाता है। जब इससे पूछा जाता है तो ये कहता है कि मैं सीआईए एजेंट नहीं हूं, मैंने परीक्षा दी थी लेकिन मेरा इंटरव्यू अटक गया था, मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट में पकड़ा चला गया था, इसलिए मैं शामिल नहीं हो पाया। खैर, कोइंसिडेंस ही है कि एक अमेरिकी नागरिक जो अमेरिका से बाहर दुनिया भर के देशों में, जिन जिन देशों को अमेरिका नहीं चाहता उन देशों के अंदर सत्ता परिवर्तन करने वाले गुटों में शामिल होता है, या सत्ता को चैलेंज करने वाले गुटों के अंदर यह व्यक्ति शामिल होता देखा गया है। और ये इसी प्रकार की गतिविधियों के लिए फंड भी रेज करता है कि मुझे इन कामों के लिए सपोर्ट करें। चाहे यूक्रेन युद्ध रहा हो, वेनेजुएला रहा हो, इन सब में यह सक्रिय रूप से पाया गया है। इसीलिए खुद को फ्रीडम फाइटर बताने वाला यह व्यक्ति क्या खुफिया एजेंसी का मोहरा है, यह एक बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि इसने अपने अनुभवों के आधार पर पॉइंट एंड शूट नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनवाई, जिसको ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल के अंदर अवार्ड भी मिला। कई आलोचकों का मानना है कि यह पत्रकारिता दिखा करके युद्ध भड़काने का काम करता है और सीआईए के माध्यम से उन कामों को एग्जीक्यूट करता है। इसकी ये तस्वीरें इस बात की बयानगी हैं कि ये हथियारों के साथ दुनिया के कई देशों के अंदर ट्रैवल करता हुआ पाया गया। बाकायदा विकिपीडिया पर मैथ्यू वैन डाइक की डिटेलिंग है, साथ ही साथ इसके सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। अगर आप इन सब बातों को रिलेट कर रहे हैं तो रशिया का एक वैगनर ग्रुप है, उससे शायद आप इसे रिलेट कर पाए, जो कि भाड़े के सैनिक उपलब्ध कराता है, जो कि दुनिया में कहीं भी लड़ना हो वो भाड़े के सैनिक उपलब्ध कराता है। कुछ वैसा ही इसने अपना संगठन बना लिया है। हमारे लिए ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से मोहम्मद यूनुस रहे और उन्होंने भारत विरोधी जो हरकतें करी, उन हरकतों से और उसी बीच में अमेरिका का यह बयान आना कि मैं भारत को चाइना जैसा कंसेशन नहीं देना चाहता, यह समझाता है कि कहीं अमेरिका की वाकई में सीआईए पूर्वोत्तर भारत में भारत सरकार के खिलाफ कुछ खराब तो प्लान नहीं कर रही है, कुछ ऐसा तो प्लान नहीं कर रही है जो भारत के लिए चिंता का विषय हो। यह चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। कुछ का तो यह भी कहना शुरू हो गया है कि भारत को वैन डाइक को तभी छोड़ना चाहिए जब निखिल गुप्ता को अमेरिका छोड़े, क्योंकि अमेरिका अपने नागरिक के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाएगा। देखना होगा कि एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या निकल कर आता है और सरकार उसे आगे कैसे लीड करती है। जहां तक बात हो यूक्रेन की, तो यूक्रेन ने बाकायदा अपने नागरिकों के रिलीज करने की मांग अभी से शुरू कर दी है और उन्होंने जिस आधार पर मांग की है ये तो जांचने वाला विषय है। लेकिन अगर कोई देश के कानूनों का उल्लंघन करके दूसरे देश में जाकर भारत विरोधी हरकत कर रहा है और यूक्रेन उनकी रिहाई की मांग कर रहा है, तो ये अपने आप में उसका भी एक दुस्साहस कंसीडर किया जाएगा। इंटरनेशनली भारत सरकार इस विषय को कैसे लेकर चलती है ये देखने का विषय होगा। फिलहाल के लिए आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं। आज की ज्यादा जानकारी जो अभी अपन सेशन करने वाले थे उससे पहले निकलकर भारत के अंदर अमेरिकी राजदूत सरगई गौर की हाल ही में डोभाल साहब से मुलाकात हुई है। इस मीटिंग के मायने निकाले जा रहे हैं। हो सकता है कि डोभाल साहब यहां पर निखिल गुप्ता की रिहाई में वैन डाइक की रिहाई का एक्सचेंज मांगे। जो भी है, जो भी होगा वो आपके सामने होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हां, देश के अंदर देश विरोधी तत्व सक्रिय हों, इसके लिए गोरी चमड़ी के आए हुए ये जो बाहरी तत्व हैं, यहां नस्लीय हिंसा की बात नहीं, लेकिन यहां पर रंग की सुप्रीमेसी की है, क्योंकि ये लोग भारत को विदेशों में इसी प्रकार से हीनियस तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर ये देश को तोड़ने के बारे में सपने देखते हैं तो ये समझने की आवश्यकता है कि हमें कितना सतर्क रहना होगा। किसी के भड़कामे में आने से बचना होगा। देश विरोधी ताकतें आप ही के बीच में रहकर आपको देश के खिलाफ भड़काकर देश के विघटन में आपका इस्तेमाल ना कर लें, इसलिए सचेत रहिए और पूरी तरह से देश की सुरक्षा में अग्रसर रहिए। बाकी फिलहाल के लिए आपके लिए रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, उन लोगों का साथ बने, साथ दें जो ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब किए हुए हैं और हमें निरंतर हमारा काम करने का साहस देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।